and Imran and everybody, they all, come to become friends. And I look forward to our friendly, brotherly relations between us personally and also between our two countries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जनेवा क्यों गए, इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर हाउस ऑफ शरीफ का एक किरदार पाकिस्तान की सियासत में लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। ये किरदार कौन है और ये लॉन्चिंग सेरेमनी कहाँ पर मुनक्किद की जाएगी और आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक सॉफ्ट धमकी दी है। वजह क्या बनी, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर मलेशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के सामने इमरान खान की तारीफ क्यों की, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि मरीम नवाज काफ़ी महीनों से बरतानिया में मौजूद है। उनका पाकिस्तान की अमली सियासत में कोई अमल दखल हमें नज़र नहीं आया। बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि खान साहब कोई बात करते हैं या किसी अदालत का कोई फ़ैसला आ जाए या कोई स्कैंडल निकाल दिया जाए या कोई ऑडियो या वीडियो रिलीज़ कर दी जाए, तो फिर हमने ये देखा कि मरीम नवाज़ मिसिस सफदर जो हैं वो ट्विटर रानी बनकर पाकिस्तान की कौम के सामने अपने आप को पेश करती हैं और फिर ट्विटर के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम जारी कर देती हैं। ये है मरीम नवाज़ यानी मिसिस सफदर की काबिलियत। हमने इन पिछले 5 से 6 वर्षों में, जब से मरीम नवाज़ डॉन लीग का मामला हुआ, ये भी खैर इन्हीं की काबिलियत है, हमने इनके हवाले से पाकिस्तान की सियासत में गाली के अलावा कुछ होते हुए नहीं देखा। जब भी मरीम नवाज़ की बात आती है तो ये पाकिस्तान की अदालतों को भी बुरा कहती हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को भी बुरा कहेंगी और टारगेट इनका जो नंबर 1 है वो है इमरान खान। इसके अलावा मरीम नवाज़ की सियासत का महवर व मरकज़ और कुछ नहीं है। या फिर पाकिस्तान के वो जज साहिबान जिन्होंने हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, ये उनके बारे में भी आपको हर्जा सराई करती हुई नजर आएंगी। या फिर आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के बारे में कहती रही कि इस एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। या फिर DG ISI जो साबिक फैज़ हमीद साहब थे कि जब से वो बेफैज़ हुआ, तो ये जुमलेबाजी मरीम नवाज़ ही के हाँ की रिवायत है। और जो उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों में पाकिस्तान की कौम को ये सब जो तोहफे हैं वो दिए हैं। इन तोहफों में जो एक और तोहफा है वो है ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स का। और मरीम नवाज़ इन ऑडियो वीडियोस के ऊपर अपनी सियासत की इमारत खड़ी कर रही हैं। इसके अलावा इनकी कोई काबिलियत नहीं है। हाँ, एक काबिलियत और भी है कि ये नवाज शरीफ की बेटी है और जब ट्रांजिशन होगी, स्मूथ ट्रांजिशन जो हमें होती हुई इस वक्त हाउस ऑफ शरीफ में नज़र आ रही है, नवाज शरीफ के घर की अगर बात की जाए तो ये ख़ानदानी सियासत मुंतकिल हो चुकी है मरीम नवाज़ को। और फिर मरीम नवाज़ के बाद आगे कहाँ जाएगी, इसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा। मरीम नवाज़ के सामने अगर इश्यूज़ की बात की जाए तो फिर अंकल इरफान सदीकी साहब काम नहीं आएंगे, या फिर कोई और ख़ातून जो इनके साथ रहकर जिन्होंने इनकी ग्रूमिंग की है वो भी काम नहीं आएंगी। वो पंजाब असम्बली में वो रुकन असम्बली भी हैं और उन्होंने बहुत हद तक इनकी ग्रूमिंग की है, इनकी तकरीरें, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी। और फिर एक अंकल इनके और भी हैं, परवेज रशीद साहब, तो ये अंकल इनके काम नहीं आएंगे। और जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आएगी तो कोई तारिक फातिमी होगा या शौकत अजीज होगा जिसे खड़ा कर दिया जाएगा, जो इनको लिख कर देगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बोलना क्या है। और फिर आपको यह भी याद रखना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने तमाम ओहदे अपने पास इसलिए रखे कि वो चाहते थे कि मामलात उनके हाथ में रहें और कोई और इन्हें कंट्रोल ना कर सके। इसीलिए ये बीरबलों की एक फौज तैयार की गई हाउस ऑफ शरीफ की तरफ से। मरीम नवाज जब मईशत पे बात करेंगी तो क्या होगा, अंकल डार संभाल लेंगे। जो जादूगरी इस पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, आपको मालूम है कि उनके किस्से BBC की रिपोर्ट में भी लिखे गए। और BBC क्या कहता है आगे चलकर तफसीलात में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेकिन मरीम नवाज साहिबा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी जिस शोबे में भी, वहां पर एक अंकल मौजूद होंगे जो इनकी सियासत को भी रेस्क्यू करेंगे और इनकी मरूसियत को भी रेस्क्यू करते हुए नजर आएंगे। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो ये कहेंगी कि आगे राना था, यानी राना आकर इनको बचाएगा। तो ये बीरबलों की एक फौज है जो इनके इर्द गिर्द मौजूद है। और जब से मरीम नवाज़ पाकिस्तान से बरतानिया में आई अपने वालिद मोहतरम की तमादारी के लिए, इन्होंने पलट कर नहीं देखा
और ये खामोश हैं, ट्विटर भी खामोश है, ये भी खामोश है, और इनका पाकिस्तान में कितना किरदार है जिसके भाई ये कहते हों कि हम पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, हम ब्रिटिश नेशनल हैं और वहाँ का कानून हम पर लागू नहीं होता। पाकिस्तान इनके लिए क्या है व्यूअर्स? पाकिस्तान इनके लिए शिकार गाहें हैं। पाकिस्तान एक शिकार गाह है जहां पर ये आते हैं, शिकार करते हैं पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के खजानों का, पाकिस्तान के निज़ाम का, पाकिस्तान के इंसाफ का, लूटते हैं, लुटेरे हैं, और जब लूट के थक जाते हैं तो बरतानिया आकर मुकीम हो जाते हैं बचने के लिए, और फिर बरतानिया इनके लिए एक सेफ हेवन का काम करती है। आपने देखा होगा मरीम नवाज़ बरतानिया आई और फिर शनेल की कपड़े, जूते और पूरे का पूरा एक आपको फैशन शो जो है वो हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर नज़र आया। इसी दौरान मरहूम अरशद शरीफ शहीद के साथ जो कुछ हुआ और जिस किस्म के रिमार्क्स इनकी तरफ से आए, उसके ऊपर पूरी कौम ने इनके ऊपर लान तान भी की और फिर इन्हें बिलाखिर अपने अल्फाज को वापस लेना पड़ा, वो भी कौम ने देखा। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये अपने फैमिली के साथ, यानी जी हमें ब्रेक चाहिए था। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, लेकिन इन्हें एक हॉलीडे ब्रेक चाहिए। बहुत अरसे से वालिद से दूर थी और ये ज़रूरी था कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं, हम जर्मनी जाएं, हम इटली जाएं और अपने ख़ानदान को, जिस पिछले कर्ब से पाकिस्तान की आवाम को हमने गुजारा है, तो इस कर्ब से गुजारते गुजारते हम भी थक गए हैं, लिहाजा हमें एक ब्रेक की ज़रूरत थी। और फिर ये यूरोप की यात्रा पर निकल गए। व्यूअर्स, अब ख़बर ये है, मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है इसलिए कि ये शिकारी जिन्होंने पाकिस्तान को शिकार गाह बनाया हुआ है ना, इनके चेहरों को आपके सामने मुकम्मल तौर पर मैं एक्सपोज कर सकूं। मरीम नवाज़ ने कहा था कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, मैं पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाना चाहती हूँ, खुदारा मेरा पासपोर्ट जो है वापस कर दो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पासपोर्ट प्लेट में रखकर भी मेरे सामने लेकर आएंगे ना तो मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जिस दिन पासपोर्ट मिला, इन्होंने विदिन आवर्स टिकट कटाई और बरतानिया आ गई। अब तफसीलात ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा अपनी एक सर्जरी कराने के लिए जिनेवा गई हैं, और मरीम औरंगजेब ने ट्वीट के जरिए बताया कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज शरीफ हैज डिपार्टेड फॉर जिनेवा टुडे फ्रॉम लंदन फॉर हर सर्जरी एंड कायद PMNL नवाज शरीफ इज accompanying her. She will return to Pakistan in the third week of January to assume her new responsibilities as चीफ ऑर्गेनाइजर। खबर ये है कि एक रैली की शक्ल में इनका इस्तकबाल किया जाएगा पाकिस्तान में जहां भी लैंड करती हैं। अगर इस्लामाबाद लैंड करेंगी तो यकीनन उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि चचा जान की हुकूमत है और रैली छोटी मोटी तो इकट्ठी कर ही लेंगे। 27 किलोमीटर की रियासत के अंदर इतना कोई ज़्यादा मसला जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन जो पैगाम पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए आवाम को दिया जाएगा कि जिन लोगों के हाथ में हुकूमत, इनसे तो कुछ नहीं हुआ, लिहाजा मरीम नवाज शरीफ की बेटी आ गई है और अब देखें आपके तमाम मसाइल जो हैं उनका हल इसी के पास है और ये आपको करके दिखाएगी। माजी में भी इसी तरह ही हुआ है। अगर आप इनकी जो टाइमलाइन है पाकिस्तान की 9 माह की हुकूमत को अगर आप देखें तो पहले इकॉनमी इन्होंने मिफ्ता इस्माइल के हवाले की और फिर उसके बाद डार साहब आ गए ये कह करके जनाब इससे तो नहीं हुआ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अब चजाजान से नहीं हो रहा, मरीम साहिबा जो हैं वो पार्टी की हद तक भी चीज़ों को बेहतर करेंगी जो उन्हें टास्क दिया गया है। अच्छा, इसमें ना एक और किरदार का इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान में जो मरूसी किरदार है ना वो इसी तरह गिरते हैं, और मरीम नवाज शरीफ का बेटा जुनैद सफदर, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत पहले कर दी गई थी। मैंने कई माह पहले जब शादी हुई मैंने आपको उस होटल के बाहर खड़े होकर एक जुमला कहा था कि ये शादी नहीं है बल्कि ये लॉन्चिंग सेरेमनी है जुनैद सफदर की, और आने वाले कुछ अरसे में आपको मालूम हो जाएगा कि ये पाकिस्तान की सियासत में इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। 1-2 रोज़ पहले टेलीविजन प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ तो किसी ने कहा जी ना वो जुनैद सफदर तो पढ़ रहा है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को बहुत जल्दी आ रहा है और आपको बता देगा कि क्या होने जा रहा है। और आज वो खबर हमारी दुरुस्त हुई, जुनैद सफदर इज़ गोइंग टू पाकिस्तान, जहां पर 2 रोज़ बाद वो पाकिस्तान में होगा और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो अपनी माँ के साथ जो है सियासत के अंदर हिस्सा ले और साथ साथ चले। मैं आपके सामने कुछ हकाइक रख देता हूँ। जुनैद सफदर की माँ के बारे में जब भी कोई लंदन में बात करता है ना तो इनकी 1-2 लड़ाइयाँ भी हुई हैं जहाँ पे ये लोगों के साथ जो है ना वो उन्होंने हाथापाई भी की और फिर लंदन की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया। और फिर इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और जुनैद सफदर के नाम से अगर आप सर्च करें तो आपको तमाम की तमाम तस्वीरें, यानी 99% जो तस्वीर आपको मिलेंगी वो जुनैद सफदर की अपनी वालदा के साथ है। ये अपनी वालदा को बहुत आइडलाइज करता है जुनैद,
और बहुत ज़्यादा पसंद करता है अपने नाना को, क्योंकि आपकी फैमिली का एक मेंबर जो आपके नाना जी हैं वो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हों, तो ऑब्वियसली आपका जो रुझान है या झुकाव है वो आपके नाना की तरफ होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जुनैद ने अपने कोई वालिद के हवाले से कोई बात की हो या कोई तस्वीर आपको नज़र आए। जब मरीम नवाज़ पाकिस्तान जा रही थी तो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें ये पाँव में बैठा हुआ अपनी माँ के और इजहार मोहब्बत जो है वो करता हुआ आपको नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है, माँओं से प्यार किया जाता है और होना भी इसी तरह चाहिए, लेकिन ये अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और अब इसने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की सियासत में उतरेगा। अगर आप अपनी जो स्ट्रगल है वो ग्राउंड से शुरू करें, यानी किसी यूनियन काउंसिल से आप स्टार्ट करें, तो फिर पाकिस्तान की अवाम आपको तस्लीम भी करे। लेकिन अगर आप पैराशूट के जरिए पाकिस्तान की सियासत में चोर दरवाजे के जरिए दाखिल होने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर कोई आपको तस्लीम नहीं करेगा, आपको मरूसी किरदार बल्कि मरूसी मसखरा कहेगा, जिस तरह बिलावल को कहते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं है, माँ वज़ीर-ए-आज़म थी इसलिए भुट्टो ख़ानदान को बचाना था तो बिलावल को उन्होंने आगे कर दिया और फिर आसफा को भी ऐसा ऐसा तैयार किया जा रहा है। तो ये हकीकत है। मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शायद मरूसी किरदारों के हवाले से बहुत बात करता हूँ। अगर इमरान खान की औलाद पाकिस्तान की सियासत में आ जाए ना, तो मैं इमरान खान के हवाले से भी यही बात करूँगा, क्योंकि मरूसियत हमारे निज़ाम को खा गई है। मरूसियत ने निज़ाम को तबाह कर दिया। ये करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। आधा ख़ानदान सियासत में होता है, बाकी ख़ानदान जो है कारोबार में होता है। जो सियासत में होता है वो पॉलिसीज़ बनाता है, वो सब्सिडीज़ देगा। अगर किसी ने घपला करना है, टैक्स बचाना है, तो वो आपको तरीके बताएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ ले आएंगे, एमनेस्टी स्कीम्स ले आएंगे, तो मिलकर वारदात डाली जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर मरूसियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप सियासत में आए ना, तो ये ज़रूर यकीनी बनाया जाए, कोई कानून आ जाए। आइडियल सी बात है, लेकिन अगर कोई चाहे करना तो हो भी सकता है कि आप किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कारोबार करेंगे तो फिर क्या कुछ होगा, फिर ये हाउस ऑफ शरीफ जैसे ही ख़ानदान जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आएंगे। वैसे दूसरी खबर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सॉफ्ट धमकी दी है और पंजाब के अंदर हालात जो है ना वो ख़राब होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब से हल्का बंदियों का मामला आया और कामरान टेसूरी साहब एक्टिव हुए हैं सिंध के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये वफाक के कहने पर सब कुछ हुआ और दूसरी तरफ से इन्हें किसी और की भी आशीर्वाद जो है वो हासिल है। अगर वफाक चाहता तो रोक सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आसिफ अली जरदारी साहब को ये गिला भी है कि पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर ला सकती है, हैदराबाद में ला सकती है, लेकिन हल्का बंदियों का एक शोशा छोड़कर और दूसरी तरफ एमक्यूएम कह रही है नून लीग को कि आओ हमारे साथ एहतजाज में बैठ जाओ, और जमात इस्लामी को भी, जिससे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं हल्का बंदियों के मामले पर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग ने जो किरदार अदा करना उन्हें चाहिए था उन्होंने अदा नहीं किया और इसलिए अब ये सॉफ्ट धमकी दी गई है। जो मैंने आपके सामने एक पूरी मरूसियत की टाइमलाइन रखी, हाउस ऑफ शरीफ की, और थोड़ा सा जिक्र किया भुट्टो ख़ानदान का, वही बात जो है वो पीपल्स पार्टी अब पंजाब में करती हुई नज़र आ रही है। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, और कुछ अरसे से आपको नज़र भी आ रहे होंगे पंजाब की सियासत के हवाले से एक्टिव होते हुए। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी वही बात कही है जो मैं पिछले 15-20 मिनट से आपके सामने रख रहा हूँ, और वो क्या कहते हैं, और ये बड़ा एक ऐसे मौके पर जब इनका इत्तेहाद की ज़रूरत है इन्होंने ये अल्फाज अदा किए। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक घर की जमात है। वैसे हैरानगी की बात है हसन मुर्तज़ा साहब, ये भी कौम को बता दें कि अगर ये घर की जमात है तो पीपल्स पार्टी क्या है। हाँ, इस हद तक मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर, यानी घर से बाहर प्राइम मिनिस्टर बनाकर, कम से कम ये एक दलील ज़रूर दी है कि ये सिर्फ घर की जमात नहीं है, यानी 75% घर की जमात है, 25% जो है ये उन लोगों की जमात है जो हाथ बांधकर इन तमाम किरदारों के पीछे खड़े होते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग को ना वज़ीर-ए-आला और ना ही वज़ीर-ए-आज़म के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार मिलता है। हसन मुर्तज़ा ये भी कहते हैं कि शरीफ इक़्तिदार से उतरें तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हो या शरीफ बरादरान, दोनों की औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। ठीक है, आपने शरीफ ख़ानदान के हवाले से तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये इमरान खान की औलाद का मामला नहीं है भाई। इमरान खान की औलाद पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी वालदा बरतानिया में मुकीम है, और फिर खान साहब मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ के पास ही अच्छे लगते हैं और मुलाकात उनके साथ हो जाती है। तो आप उन बच्चों के बारे में क्यों कौम को नहीं बताते
जो बच्चे मरूसी किरदार हैं और पाकिस्तान की सियासत में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके हवाले से आप क्यों बात नहीं करते? पाकिस्तान में सिर्फ रहना और पाकिस्तान में आकर चले जाना और किसी और का किरदार बन जाना, इसकी तरफ भी आपकी जमात को जो है वो देखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप दूसरे लोगों पर तनकीद करें। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमजा शहबाज को ज़याला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई और हमजा के जाने के बाद किसी ने एहतजाज तक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच हसन मुर्तज़ा साहब, कम से कम आपने नून लीग के बारे में कुछ सच तो बोले, लेकिन अपनी जमात के बारे में आप एक बार फिर, जिस तरह तमाम सियासी जमातें उनके कायदीन झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के बयानात क्यों दे रही है? इसलिए कि जो कुछ हल्का बंदियों के मामले में उनके साथ सिंध में हो रहा है, ये किसी सूरत भी इसे कबूल जो है वो नहीं करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान हमेशा से सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं था और है, बल्कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर है। उसके बारे में दुनिया भर के जो लीडर नाम से उसे जानते भी हैं, और ये सिर्फ लीडरों की हद तक बात रुकती नहीं है, बल्कि अगर आप इमरान खान के बारे में आम जो पब्लिक के बारे के पास जाकर भी पूछें तो आपको बताएंगे कि इमरान खान कौन है। यानी पाकिस्तान को एक अलग किस्म की पहचान देने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एक गुफ्तगू हुई है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की, अनवर इब्राहिम, वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने फ़ोन किया। शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह अपनी अंग्रेज़ी का रोब झाड़ते हुए नज़र आए उस वीडियो के अंदर, और उस वीडियो के अंदर जो अनवर इब्राहिम साहब थे बड़ी खामोशी के साथ मुस्कुराते हुए शहबाज शरीफ साहब की अंग्रेज़ी को बर्दाश्त कर रहे थे। अल्फाज का जो चुनाव था उसके ऊपर भी वो मुस्कुराते हुए नज़र आए। खैर, अनवर इब्राहिम की भी अंग्रेज़ी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। खैर, ये आपकी अपनी मादरी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की। तो एक मकाम ऐसा आया और जिस पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि मैं पाकिस्तान की, यानी तुम्हारी शहबाज शरीफ, सियासत को बहुत करीब से देख रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कैसे हैं। मुस्लिम दुनिया के अंदर भी लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान कब वापस आएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दोस्ती जो वो सबके साथ है, लेकिन इमरान खान और आपका भाई, अब वो जिससे बात कर रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं कह सकते थे कि जनाब आपके भाई से नहीं। तो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे ना सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिया, बल्कि इमरान खान का नाम लेते हुए कहा कि ये तमाम मेरे दोस्त हैं। एक मुझे जो फील आई मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से कि ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को मिस कर रही है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनली भी इमरान खान को मिस किया जा रहा है। और 2023 के अंदर अगर इंतखाबात हो गए और कोई खुफिया हाथ जो है वो अपना काम ना दिखाए, तो यकीनन इमरान खान को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता व्यूअर्स। और मैं आपको जाते जाते एक कारनामा और भी जो है वो मैं आपके सामने रख दूं, और ये कारनामा हमारे वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब ने सर अंजाम दिया, और जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, हेडलाइंस बनी है BBC के अंदर, और मैं BBC उर्दू की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान के अंदर है, ये BBC इंग्लिश में हेडलाइन बनी। किन अल्फाज में? BBC इंग्लिश ने क्या रिपोर्ट किया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। और बिजनेस रिपोर्टर हैं जी एनाबेल लियांग, और उन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में लिखा और रिपोर्ट किया है, कोट किया है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फोर्सेस मॉल्स एंड मार्केट्स टू क्लोज अर्ली, कि हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हमने एक नया तरीका निकाल लिया है मईशत को कंट्रोल करने का और संभाला देने का, और वो है कि अगर हम अपनी मार्केट्स को जल्दी बंद कर दें तो बिजली बचेगी, और बिजली जब बचेगी तो लिखा गया कि 228.9 मिलियन जो पाउंड्स हैं ये हम बचत कर सकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनाई हैं, और जिस तरह से जो तरीके ईजाद कर रहे हैं इसे इंटरनेशनल हेडलाइंस के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि इकॉनमी तो इनसे संभलेगी नहीं। और डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, ये काम किसी और का है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर आकर रिपोर्टर से बात कर रहा है कि हमने इकॉनमी को संभाला देने के लिए एक तरीका जो है वो निकाल लिया है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।